चलिए दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट 2019 परीक्षा के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो पहला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि विश्व की जलवायु को 12 भागों में विभाजित किया गया है। उसी में से एक प्रकार की जलवायु होती है टुंड्रा जलवायु। तो टुंड्रा जलवायु में स्थित देशों या को हम लोग टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। तो टुंड्रा प्रदेश में ही ये रेनडियर पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। तो हमें इसमें से जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में घास के मैदान हैं उन्हें हमें बताना है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 0 डिग्री रेखा के उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा के मध्य जो भी क्षेत्र आता है उसको हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो ये डाउन्स जो घास के मैदान हैं, डाउन्स घास के मैदान ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। प्रेरी घास के मैदान यूएसए में पाए जाते हैं, यूएसए और कनाडा की सीमा पर पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं और कैंपास घास के मैदान ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। तो ब्राज़ील जो देश है, ब्राज़ील ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें कैंपास जो घास के मैदान है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, ना कि शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा कैंपास। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनसंख्या के अनुसार वृहद महाद्वीप है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जनसंख्या के अनुसार एशिया जो है वो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवेश करती है। तो भारत में जो थारू जनजाति है वह उत्तर प्रदेश के भारत में जो थारू जनजाति है वह उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवेश करती है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो कृषि आधारित थी, लेकिन जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि एवं भारी उद्योग दोनों को लेकर चलाई गई थी। तो उसी योजना के तहत ये भारत में 2-3 संयंत्र स्थापित किए गए थे। उसी में से जो था भिलाई, ये छत्तीसगढ़ में, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। तो भिलाई जो संयंत्र है वो रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो भारत में जो है महिलाओं के आरक्षण के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 152 में ये कहा गया है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो उस राज्यपाल की हमसे आयु पूछी जा रही है। तो उस राज्यपाल की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इस 35 वर्ष आयु होनी चाहिए राज्यपाल के लिए। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सुमेलन करते हुए सही कूट को चुनिए। तो जो प्रधानमंत्री होता है वो भारतीय संघ के लिए, राज्यों के लिए राज्यपाल, राज्यों के लिए राज्यपाल, नगर निगम जो होता है वो नगर निगम के लिए मेयर और ग्राम पंचायत के लिए सरपंच होता है। तो भारतीय संघ में प्रधानमंत्री, राज्य में राज्यपाल, नगर निगम में मेयर और ग्राम पंचायतों में सरपंच होता है। तो इस हिसाब से इसमें आंसर मैच कर लेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया था।
तो इस क्वेश्चन में जो है सही आंसर दिया नहीं गया है, लेकिन अनुच्छेद 356 का प्रथम बार प्रयोग 1957 में किया गया था, लेकिन यह 31 जुलाई 1957 को पंजाब राज्य में किया गया था, पंजाब में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 जुलाई 1957 को पंजाब में किया गया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगर निगम द्वारा लगाया जाने वाला कर, यानी नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन में हमें लग रहा है इसका आंसर गृह कर होना चाहिए। चलिए आप लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चलाई गई। तो आप लोग जानते हैं भारत में जो ट्रेन है वो अंग्रेज़ों के द्वारा स्टार्ट की गई थी सन 1853 में। 1853 में अंग्रेज़ों द्वारा भारत में ट्रेन स्थापित की गई थी। यह ट्रेन जो है चलाने का श्रेय डलहौजी को जाता है। यह ट्रेन चलाने का श्रेय डलहौजी नामक गवर्नर ने भारत में ट्रेन व्यवस्था शुरू की थी। तो पहली जो ट्रेन चलाई गई थी वो मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी। लगभग इसकी जो दूरी थी वो 64 किलोमीटर थी। तो भारत में पहली ट्रेन जो थी मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में डलहौजी गवर्नर के समय 64 किलोमीटर चलाई गई थी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में की गई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में की गई थी। चलिए हम लोग देखते हैं, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो समता का जो अधिकार है वह हमें अनुच्छेद या भाग 3 के तहत प्राप्त है। भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ये आते हैं। तो 14 से 18 तक हमें समता का अधिकार है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है और 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। तो समता का अधिकार 14 से 18 तक प्राप्त है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत देश में जो है वो लचीला संविधान लागू है। क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो इसमें देखते हैं यूप्लेक्टेला जो है वो अचल जीव का उदाहरण है। यूप्लेक्टेला जो है वो अचल जीव का उदाहरण है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि प्रोटीन अणुओं की इकाई है। तो प्रोटीन अणुओं की इकाई को हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिड। देखिए हमारी बॉडी में जो है प्रोटीन का पाचन अलग अलग एंजाइमों द्वारा प्रोटीन को परिवर्तित करके किया जाता है। जैसे कि आमाशय में जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आमाशय में एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्सिन। पेप्सिन
पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन जो है वो किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। तो आमाशय में एक एंजाइम निकलता है पेप्सिन, और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। अब पेप्टोन्स जो हैं, पेप्टोन्स को एक अग्नाशय से एंजाइम निकलता है ट्रिप्सिन। अग्नाशय से एंजाइम निकलता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो पेप्टोन्स को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। अब अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन पेप्टोन्स को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद जो पेप्टाइड है, इसके बाद जो हमारे पास पेप्टाइड था, पेप्टाइड में एक छोटी आंत में एंजाइम निकलता है, उसको बोलते हैं इरेप्सिन। तो इरेप्सिन जो एंजाइम होता है वो पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देता है, एमिनो अम्ल में बदलता है। तो हमने देखा कि प्रोटीन का जो पाचन है वो आमाशय में निकलने वाले पेप्सिन एंजाइम के द्वारा पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अग्नाशय के द्वारा जो पेप्टोन्स थी उसको पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और छोटी आंत के इरेप्सिन हार्मोन द्वारा पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? तो पादप कोशिकाओं में तारककाय या सेंट्रोसोम उपस्थित नहीं होता है। तो इसको तारककाय या सेंट्रोसोम बोला जाता है, जो पादप कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता। चलिए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। यह पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि भी यकृत होती है। अगर पूछा जाए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो वो होती है थायराइड ग्रंथि। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि या ग्रंथि यकृत होती है, और अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। चलिए हम लोग, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च होता है। ये देखते, पुरवा किस अधिवास में शामिल होता है? तो पुरवा जो होता है वो ग्रामीण अधिवास में शामिल होता है। पुरवा जो होता है वो ग्रामीण अधिवास में शामिल होता है। हम लोग, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? अब इनमें से हमें बताना है ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत इसमें से है किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है वो अफ्रीकी देश तंजानिया में स्थित है। अफ्रीकी देश तंजानिया में स्थित है। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। तो ये वहाँ पर एक ज्वालामुखी पर्वत है। चलिए, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। तो एलिफेंटा द्वीप मुंबई के तट पर स्थित है। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। तो मानसूनी वन के लिए जो है 70 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होनी चाहिए। ये अगला वन, कार्बी एंग्लो पठार का विस्तार कहाँ है? तो कार्बी एंग्लो जो पठार है वह भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। कार्बी एंग्लो जो पठार है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है।
चलिए आगे देखें। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है तो वह है, तो बंगाल का जो आतंक कहा जाता है उसको हम लोग जलकुंभी कहते हैं। तो बंगाल का जो आतंक है वो जलकुंभी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। तो वायरस के अजैविक होने का लक्षण है यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती, इनमें प्रोटीन नहीं पाई जाती। तो वायरस के अजैविक होने का लक्षण है इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में सहायता करता है, पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो पादप यानी फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में कौन सहायक होता है, तो इथाइलिन हार्मोन्स जो होता है वो फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायता होता है। ये पौधों में जो है गैसीय अवस्था में, ये पौधों में गैसीय अवस्था में उपस्थित होता है। गैसीय अवस्था में अगर पूछा जाए फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन या कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। ये हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती वह होता है। तो जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता जो है ये पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला एक जीवाणु है जिसे हम लोग राइजोबियम कहते हैं। तो ये पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला एक जीवाणु है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। चलिए, किस प्रकार के डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है, तो जो बी डीएनए होता है वो कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। बी डीएनए जो होता है वो कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो ये थे हमारे पर्यावरण अध्ययन के तहत पूछे गए 30 प्रश्न। अगर किसी आंसर में डाउट हो तो चेक कर लेना। चलिए आज की क्लास ख़त्म करते हैं।